Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण कनक पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें हमारे आसपास दिखाई देता है, जैसे पेड़, पौधे, इंसान, फल, सब्जियां, मैदान, यह सभी संज्ञा हैं। इनका कोई ना कोई नाम जरूर है और नाम इनकी पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 68 ओपन करेंगे। जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनके विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या हैं? उदाहरण हैं जैसे अशोक, तुलसीदास, ज्ञानेंद्र, आगरा, भारत, जापान, चेतक, गंगा, ताजमहल, हिमालय। यह सभी विशेष हैं। जैसे आपको 1-2 उदाहरण समझा देती हूँ। अशोक, यहाँ पर अशोक व्यक्ति है और यहाँ पर अशोक सम्राट आता तो वो राजा को इंगित करता। तुलसीदास जिन्हें रामायण लिखी है, ज्ञानेंद्र, आगरा, यह सब व्यक्ति विशेष हैं। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके उदाहरण जानते हैं। जैसे मनुष्य। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, उसमें बहुत सारे मनुष्य आएंगे। पुरुष, तरह तरह के पुरुष हैं। अच्छे पुरुष होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं। स्त्री, पशु, घोड़ा, पक्षी, अध्यापक, छात्र, शहर, देश, गली, घर, हाथ, फल, चाकू, रोटी आदि। यह सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। शब्दों के किसी भाव, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? आपको मैं यह बता देती हूँ कि भाववाचक संज्ञा हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिसके चेहरे पे मान लीजिए खुशी है तो वो भाव हम उसके चेहरे पे पढ़ सकते हैं। थकान, ऊंचाई, मिठास, कड़वापन, युवावस्था, बुढ़ापा, अमीरी, गर्मी, अकेलापन आदि। अब हमारे पास कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। संज्ञा पदों के 2 लक्षण माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। यहाँ पर प्राणीवाचक वो हैं जिनके अंदर जान होती है, वो खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। जैसे आदमी, बालक, गाय, चिड़िया, चूहा, इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा पुस्तक, गिलास, घड़ी, बस, पहाड़ आदि बेजान वस्तुएं हैं, उन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो यह चल फिर नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, ये बेजान है, इनमें जान नहीं है, वही कौन सी होंगी? अप्राणीवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है उन्हें गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़ गिना जा सकता है, इनको कमरा, घर, बर्तन आदि, इनकी हम गिनती कर सकते हैं, वो होंगे गणनीय संज्ञावाचक। अब हम आते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उन्हें हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। हवा, सुंदरता, व्यवस्था आदि, इनको हम नहीं गिन सकते, तो वह किसके अंतर्गत आएंगे? अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है।
जैसे भारत सीता और सावित्रियों का देश है। तो यहाँ पर जानने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जाति में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीता एक ही थी, जिन्हें हम जानते हैं कि श्री राम जी की पत्नी थी सावित्रियों। यह एक हमारे धार्मिक ग्रंथों की ऐसी प्रसिद्ध महिलाएं हैं जिनको हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि भारत में सीता सावित्रियों का देश है, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए जब हम इंगित करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देश के विकास को सदा जयचंदों ने क्षति पहुंचाई है, उसी तरह से जयचंदों भी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि इसमें देश के विकास के व्यक्तियों के लिए कहा गया है। हिमालय की ऊंचाई या आकाश को छू रहे हैं। हिमालय की ऊंचाइयाँ आकाश को छू रहे हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई शब्द है जो जातिवाचक का बोध करा रही है। जब कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। तो उदाहरण है, आजकल परिवार के सदस्यों में दूरियां बढ़ रही हैं। तो दूरियां बढ़ रही हैं यहाँ पर बहुवचन है। तो भाववाचक संज्ञा में जब बहुवचन होता है तो वह क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर ये बहुवचन है और दूरियां भाववाचक संज्ञा है, तो इनने जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया है। हिमालय की ऊंचाइयाँ आकाश को छू रही हैं। ऊंचाइयाँ आकाश को छू रही हैं, उसी तरह से कि यह बहुवचन है और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो इनने जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लिया है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा दूरियां, ऊंचाइयां है। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण संज्ञा के दो और भेदों को स्वीकार किया गया है। कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अभी तक हम तीन ही संज्ञा पढ़ते आए हैं, लेकिन जो हमारी अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण दो नई संज्ञा और हैं, जो कौन कौन सी हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, तेल, घी, चीनी, लोहा, कोयला, मिट्टी, हवा आदि। यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब जानेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या है। जानते हैं इसकी परिभाषा। जिन्हें संज्ञा शब्दों के किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शब्द से हमें जान पड़ रहा है समूह यानी ग्रुप। समुदायवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण क्या हैं? जैसे परिवार, परिवार में सभी लोग होते हैं तो वो समूह है। भीड़, उसमें लोगों की जनता का समूह होता है। गिरोह, सेना, कक्षा, दल, पार्टी आदि। यह सभी शब्द हमें किसका बोध करा रहे हैं? समूहवाचक का यानी समुदाय का। अब हम कुछ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाएंगे तो जानते हैं कुछ उदाहरण। वीर, वीर से बना वीरता, वीरत्व। मित्र से बना मैत्री, मित्रता। राष्ट्रीय से बना राष्ट्रीय। घर से बना घरेलू। इंसान से बना इंसानियत। वत्स से बना वात्सल्य। बंधु से बना बंधुत्व। और कवि से बना कवित्व। तो ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनसे हमने क्या बनाई? अभी भाववाचक संज्ञाएं। अब आते हैं सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है सर्वनाम में मैं, हम, तुम, अपना, तुम्हारा। ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो ये सब सर्वनाम है और इनसे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई। जैसे पराया, परायापन। अहम, अहंकार। स्व, स्वत्व। अपना, अपनत्व। अब हम विशेषण, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। आपने विशेषण भी पढ़ा है। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो ये सारे विशेषण शब्द दिए गए हैं। इनसे हमने भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनाई तो जानते हैं। आलसी, आलस्य। कड़वा, कड़वाहट। गहरा, गहराई। महान, महानता। कठोर, कठोरता। हिंसक,
हिंसा, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, गरीब से गरीबी। अब क्रियाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया आप जानते हैं, किसी कार्य का करने का बोध जो कराते हैं शब्द, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। तो यहाँ पर ये सब क्रिया शब्द हैं। इनसे कौन सी भाववाचक संज्ञाएं बनी जानते हैं? झुकना क्रिया है, इससे बना भाववाचक संज्ञा झुकाव, जीना, जीवन, गिरना, गिरावट, काटना, कटाई, चुनना, चुनाव, दौड़ना, दौड़, मुस्कुराना, मुस्कुराहट और मिलाना का मिलावट। अब अव्ययों से बनी भाववाचक संज्ञा। अव्यय भी आप जानते हैं, कुछ ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये सभी अव्यय शब्द हैं और इनसे भाववाचक संज्ञाएं कौन सी बनी जानते हैं? दूर, दूरी, शीघ्र, शीघ्रता, तीव्र, तीव्रता, नीचे, नीचाई, ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, बहुत, बहुतायत, तेज, तेजी। तो बच्चों, अभी हमने संज्ञा के बारे में जाना, इसके भेद के बारे में जाना। अब हम इसके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को छांटकर उचित तालिका में लिखिए। यहाँ पर 3 भागों में संज्ञा विभाजित की गई है, पहली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, इनमें से हम छांटकर लिखेंगे कि कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, कौन से जातिवाचक संज्ञा हैं और कौन से भाववाचक संज्ञा हैं। बचपन, बच्चा से बचपन होता है, तो क्या है ये? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मछली जातिवाचक संज्ञा है, यह इसके अंतर्गत आएगा। आगरा जो कि एक शहर है और ताजमहल की वजह से वो प्रसिद्ध है, तो यह किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आप अन्य शब्दों को इसी तरह से 3 भागों में विभाजित करें और इनको विभाजित करने का प्रयास करें। आप इन प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करें। यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपनी डाउट क्लास अध्यापिका से पूछ सकते हैं। तो हमने आज संज्ञा के बारे में पढ़ा और जाना। आप इन्हें दोहराएं और पढ़ें। धन्यवाद।